वेलकम एवरीवन वंस अगेन ऑन मिंटेड चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां पे अलोकेशन की बात आती है एज वाइज। हर पर्सन अपने अपनी एज साइकिल्स में कंफ्यूज होता है कि हमें अलोकेशन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे वेल्थ बिल्ड करना चाहिए, कैसे अपनी लाइबिलिटीज को मैनेज करना चाहिए। और यही डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फाउंडर मिस्टर अजय पटवारी, जिनके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि एज वाइज बेसिकली हमें कैसे जाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एज में ना, जहां से हम लोग जॉब करते स्टार्ट करते हैं, सैलरी आना स्टार्ट होती है, एंड देन देयर आर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, राइट, जहाँ पे धीरे धीरे लाइबिलिटीज ऐड होती हैं, बच्चों की एजुकेशन ऐड होती है, देन फिर रिटायरमेंट की तरफ पहुंचते हैं। ये सब एजेस में आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स के पैटर्न चेंज होने चाहिए या एक जैसे रहने चाहिए? देखो, इसको समझने के लिए ना पहले एक काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एज 25। ओके। बिकॉज एवरी एज ग्रुप में, जस्ट लाइक यू सेड, एवरी एज ग्रुप में लाइफ स्टेज अलग अलग होती है, राइट? कभी बैचलरहुड होता है, कभी मैरिड लाइफ होती है, फिर उसके बाद में रिटायरमेंट वाली एज आती है जहाँ पे बच्चों के लिए कमिटमेंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो किसी के लिए भी एक सिंगल पेंट ब्रश से आप पेंट नहीं कर सकते। पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में उसकी लाइफ स्टेज क्या होती है, राइट? अब जैसे हम 25 वाले की बात करें, तो 25 वाला जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, कॉलेज से बाहर निकला है, पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट हो गई है, पहला जॉब मिला है। इट कुड बी कैंपस प्लेसमेंट, इट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर एल्स। अब एक अलग ना, मतलब कोई लाइबिलिटीज नहीं है, कोई लोन्स नहीं है, कोई कमिटमेंट्स नहीं है, एकदम सिंगल मौज मस्ती, योलो, यू ओनली लिव वंस, राइट? सो वही थॉट प्रोसेस के साथ में वो एंट्री करता है। अब जाहिर सी बात है कि जब उसने पहली बार स्टार्ट किया है, सो बहुत से लोग, जितने भी रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हर कोई उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देता है कि अभी से जल्दी सेव कर ले, अभी से जल्दी सेव कर ले। एंड समहाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट वांट टू गेट इनटू दैट ट्रैप, राइट? वो बोलता है जस्ट मैंने अभी तो शुरुआत किया है, अभी से मैं ये सब क्यों करूं, अभी मुझे खुद के लिए तो कुछ खर्चा करने दो। और बात बिल्कुल सही है, बिकॉज once you start earning without any liabilities, without any commitments on your head, you always feel like कि let me have some of my aspirations completed first, right? वो aspirations पूरी करना चाहेगा। लोग उसको needs की तरफ लेके चले जाते, लेकिन मैं उसको बोलूँगा कि वो उसके aspirations कुछ भी हो सकते हैं। I mean, it could be buying a gadget, maybe buying a new bike, right? और मे बी एन एडवेंचर ट्रिप जो उसको अपने दोस्तों के साथ में प्लान करनी है, या कुछ भी हो सकता है। सर, इसमें मुझे बस एक चीज पूछना है कि यहाँ से अभी तक हम सुनते आते हैं कि नीड्स नीड्स नीड्स, आपने एक नया वर्ड यूज किया एस्पिरेशन, नॉट न्यू, बट लोगों ने इसको इस नजरिए से कभी देखा नहीं, एस्पिरेशन। ट्रू, सो ट्रू। कैन यू एम्फसाइज समथिंग ऑन दिस? सी, आई विल बेसिकली बाइफरकेट इट इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज योर नीड्स, जिससे आप पीछे नहीं हट सकते। दूसरी आती है वांट्स, जो आप चाहते हो कि ये आपके पास होना चाहिए। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है एस्पिरेशंस। ये वांट्स के थोड़ा ऊपर जाती है। वो ऐसी होती है जहां पर आपकी जो एस्पिरेशंस या आपकी जो इच्छाएं है वो इस तरीके की होती है जहां पर यू वांट टू डू समथिंग विच इज जस्ट फॉर यू एंड यू वांटेड टू डू इट ओनली फॉर योरसेल्फ, राइट? उसमें आप किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। अब जैसे एक NRI के लिए, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन मे बी एन फॉरेन कंट्री, राइट? उसका एक एस्पिरेशन अलग होता है। उसका एस्पिरेशन होता है कि आई वांट टू बाय अ बंगलो इन दैट कंट्री, आई वांट टू बाय अ फरारी, राइट? दैट इज एस्पिरेशन। अब वो उसकी नीड्स और उसके वांट्स के बीच में कहीं ना कहीं वो बैक सीट पे चली जाती है, क्योंकि पहले उसको नीड्स और वांट्स पूरी करनी होती है, एंड देन फिर वो सोच सकता है कि मैं कुछ अपना इस तरीके से करूँ। सो एवरी स्टेज के लिए, एंड अगर आप जेनजी की बात करो या यंगस्टर्स की बात करो, तो आज की डेट में यंगस्टर्स को नीड से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देयर वांट्स एंड देयर एस्पिरेशंस, और उसमें भी एस्पिरेशंस पहले आती है, राइट? सो हाउ शुड दे प्लान फॉर देयर एस्पिरेशंस? एक सिंपल फॉर्मूला है बस। 25 से लेके 30 की एज, उस एज ग्रुप में अगर आप देखोगे, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में एक तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। दे ऑलवेज ट्राई टू डू सम और द अदर एक्सपेरिमेंट विद देयर any methodology that they are getting into।
फिर वो चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो, राइट? देन मैरिज आउट ऑफ क्वेश्चन होती है। टिल 30 तो वो घर वालों को बोलते ही रहता है कि पहले सेटल होने दो, पहले सेटल होने दो, फिर देखूंगा, आई एम नॉट रेडी। सो लेट्स अज्यूम कि 25 से लेकर 30 के बीच की जो एज ग्रुप है, जहाँ पर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, वो एकदम सिंगल बंदा है एंड लिविंग ऑन हिज ओन टर्म्स, राइट? सो हाउ शुड दे प्लान? दैट इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन. Any orthodox person that he meets, he will be more focused on कि आप इतना सेव कर लो, इतना सेव कर लो, जल्दी सेव कर लो, ज़्यादा सेव कर लो, राइट? लेकिन वो उसको सुनना ही नहीं चाहता। और वो क्यों सुने? द आइडिया इज कि जब उसने पहली बार काम करना शुरू किया है, पहली सैलरी आना शुरू हुई है, तो पहले वो खुद की ज़रूरतें तो पूरी करे, उसके बाद सोचेगा, बाद में तो ज़िंदगी भर उसको दूसरों के लिए करना ही है, राइट? सर जैसा आपने बताया कि एस्पिरेशंस को आपने थोड़ा सा फोकस किया है, राइट? तो एक और चीज देखी गई है, 25 वी आर टॉकिंग अबाउट जेनजीज, राइट? जेनजीज डोंट वांट टू गेट डिपेंडेंट अपॉन एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग बाय देमसेल्व्स इन्वेस्टमेंट्स, बट क्या एक प्लान उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए? सपोज फॉर एग्जांपल कोई अगर 1 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहा है, तो उसको आइडियली कैसे एलोकेशन करना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है, और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है जो इस पर्टिकुलर 25 टू 30 की एज ग्रुप में आता है, बिकॉज मोर और लेस सबका जो लाइफ स्टेज है जो हमने डिस्कस किया ना, वो कहीं ना कहीं वो आसपास ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस वही रहेगा। तो यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि आप ये फंड में पैसे डाल दो या उस पर्टिकुलर फंड में पैसे डाल दो, नो, वो सब सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी ये है कि पहले आपको 100 रुपए को एलोकेट कैसे करना है वो तो समझो, बराबर है? सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट शुड बी, out of 1 lakh rupees that you are earning, right, 30% can go towards your life expenses. Okay. इसमें आपका रेंट आ गया, इसमें आपका फूड आ गया, इसमें आपकी आउटिंग आ गई, ग्रोसरीज आ गई, जो भी है, all the discretionary, all the mandatory expenses that you cannot avoid, वो 30% में आ जाने चाहिए। okay. ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए गए, करेक्ट? अब आती है बात रिमेनिंग 70% की। तो 10% का अमाउंट, देयर कुड बी अ सिचुएशन जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एजुकेशन लोन लिया होगा या अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा होगा, तो 10% का अमाउंट उसके लिए रखो, मतलब 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये उसके लिए रखो, कोई बड़ी बात नहीं, इट कैन बी मैनेज्ड, सो दैट यू ऑल्सो डू नॉट फील कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीबडी, और मेरे लोन्स अगर कोई लिए हुए है एजुकेशन लोन वगैरह, तो उसका बर्डन जो है वो कोई और बियर कर रहा है, करेक्ट? तो तुम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अगर किसी के साथ में ये सिचुएशन नहीं है जहाँ उसको ना तो डिपेंडेंट पेरेंट्स को भेजने की ज़रूरत पड़ रही है और एल्स ना ही उसको कोई लोन का EMI देने की ज़रूरत पड़ रही है, दैट 10% कैन गो टूवर्ड्स अ न्यू लोन दैट ही वांट्स टू गो फॉर, सो दैट 10,000 तक की EMI जिसकी भी आ रही है वो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम। So, आप ये फ्रीडम दे रहे हो कि 10,000 बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, जनरली कोई एडवाइस नहीं करता, कोई बताता नहीं कि आप बिल्कुल ले लो, बिल्कुल ले लो। 10% इज नॉट अ बिग अमाउंट, राइट? एंड देयर कुड बी समथिंग व्हिच आर नॉट फिजिबल टू बाय इमीडिएटली आउट ऑफ द मनी दैट यू आर अर्निंग, उतने अमाउंट तक का आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव एनी अदर कमिटमेंट ऑफ दैट 10%, ठीक है? रिमेनिंग 35% को आप यूज करो टुवर्ड्स योर एस्पिरेशंस। फिर उसमें आपको कोई न्यू बाइक खरीदनी है, आपको कोई गैजेट खरीदना है, आपको अपने दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप पे जाना है, राइट? या हो सकता है कि आपकी कोई मैरिज के लिए ऐसे कोई प्लान्स हो जिसमें आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, या आपको अपने कोई बिजनेस, खुद का बिजनेस चालू करने के लिए आपको सीड कैपिटल चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप 35% को एलोकेट कर दो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। 30%, 10%, 40 and 35%, so almost 75% है। 75% हो गया, okay. बराबर। अब बचती है 25% का हिसाब। 25% में से 20% सिर्फ एक पर्टिकुलर वांट के लिए आपके लगा दो। मैं नीड नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इसको वांट। आपकी एक वांट के लिए एलोकेट कर दो, और वो है बिल्डिंग योर फर्स्ट करोर, वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन। Forget about buying a car, forget about buying a house, forget about anything else. I am talking about building your first crore, क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट है।
एक बार आपने पहला करोड़ क्रॉस कर लिया तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 होने में टाइम नहीं लगेगा। Okay. तकलीफ पहले करोड़ की है। 20,000 रुपीज सिंपल उसके अंदर एलोकेट करना शुरू कर दो, कुछ मत करो। So out of 1 lakh rupees मुझे सिर्फ 20,000 rupees को यस, properly with discipline अलग करना है। बस, और कुछ नहीं करना। Remaining is with me. रिमेनिंग इज विथ यू फॉर ऑल ऑफ योर नीड्स। अब रही बात लास्ट के 5% की। लास्ट के 5% को आप यूज करो टू गेट अ गुड टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट, क्योंकि ये एज के साथ बढ़ता जाता है, Correct. प्रीमियम भी बढ़ता जाता है, राइट? तो जितनी कम एज में आप ले लोगे उतना उसका प्रीमियम भी कम आएगा, आपको कवर भी अच्छा मिल जाएगा, और वो प्रीमियम थ्रू आउट योर लाइफ कांस्टेंट रहेगा। Correct. करेक्ट? And due to early age, premium कम Yes. आएगा within Yes. the range. Great. सो 5,000 रुपीज पर मंथ भी अगर हम पकड़े तो साल के होते हैं 60,000 रुपए, तो आपका टर्म प्लान का प्रीमियम हो सकता है 15-20,000 रुपए में ही हो जाए, Yes. राइट? रिमेनिंग 30-40,000 जो उसमें से बच रहे हैं उसको आप एनपीएस के लिए एलोकेट कर दो, नेशनल पेंशन स्कीम। हर Yes. महीने की एक 3,000-4,000 रुपए की एसआईपी उसके अंदर कर दो, सो दैट इज समथिंग दैट यू विल गेट एट योर रिटायरमेंट एज। और अमाउंट बहुत छोटा है लेकिन एक वो डिसिप्लिन दे देगा। सो अब बात आती है कि ये 100 रुपए तो एलोकेट हो गए, लेकिन ये 25 के एज से था। 25 to 30 के एज में 5 साल का गैप है, Right. राइट? एवरी ईयर मे बी योर जॉब विल चेंज, मे बी योर सैलरी विल इंक्रीज, राइट? सो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 25 से 30 के एज तक उसका सेम लाइफ साइकिल रहेगा विदाउट एनी लायबिलिटीज एंड विदाउट एनी कमिटमेंट्स। तो जितने से आपका हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है उतने से सेम प्रपोर्शन में उस प्रपोर्शन को बढ़ा दो। So suppose अगर मेरा 10% hike होता है, बराबर? so what should be the ideal allocation? Every asset जो आपने एवरी बाइफर्केशन जो है every bifurcation उसके अंदर 10% ऐड कर दो। increase कर यस, every year. तो आपके लाइफ साइकिल जो लाइफ स्टेज की नीड्स वाले जो एक्सपेंसेस है, जो 30% हमने दिए थे उसको 33 कर दो, 20% जो सेविंग वाली हमने की थी उसको 22 कर दो, ईएमआई के लिए जो हमने 10% रखा था उसको 11% कर दो। इस तरीके से बढ़ाते चलो और ये हर साल करते चलो। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि ये this should be the allocation. Let's not go very far. Let's understand कि अगर मैं ये 5 साल भी 25 से 30 की एज तक चलाता हूँ तो क्या क्रिएट होगा बेसिकली? देखो क्रिएट ये होगा कि एक मेरे तो लिए क्या क्रिएट होगा? देखो, एक तो आपके जितने एस्पिरेशंस है जो पोस्ट मैरिज या पोस्ट कमिटमेंट्स आपको पूरा करने में थोड़ी तकलीफ जाएगी बिकॉज ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो एस्पिरेशंस आप एक हद तक के पूरे कर चुके रहोगे, बराबर है? साइड बाय साइड आपकी वेल्थ भी क्रिएट होती चली जाएगी, क्योंकि 5 इयर्स तक आपने जो एलोकेट किया है 20,000 पर मंथ के हिसाब से विद इंक्रीज एवरी ईयर, सो दैट विल गिव यू अ वेरी डिसेंट अमाउंट, राइट? आपका लाइफ कवर पूरा हो गया, आपका एक एनपीएस के लिए कुछ एलोकेशन चला गया और आपने अपनी लाइफस्टाइल के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग अ कंप्लीट बंडल पैकेज जहाँ पर आप अपने एस्पिरेशंस को भी पूरा कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। कुछ हैवी परचेजेस जो इमीडिएट आप नहीं कर सकते उसके लिए आप लोन लेके भी उसको पूरा कर सकते हो। आपका लाइफ कवर भी कंप्लीट हो गया और अल्टीमेटली over the period of time you are just making one single step at a time towards your financial freedom. 25 की एज में शुरू करने वाले बंदे को ना 60 तक काम नहीं करना है, ये let's be very clear. Correct. The idea is that he wants to retire as soon as possible and retirement will only come with financial freedom. So the moment you have 5 crores 10 crores in your account, liquid money, you will not feel like you want to work for money. Thank you, sir. So this is a very simple plan and allocation where you can complete your need, wants and aspirations with a calculative decisions. Thanks to all.